Hello guys, what's up? I hope you are doing well. This is Ashish. Welcome to our channel Study Lover Ashish. आज हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में, संसाधन तथा विकास के बारे में। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे संसाधन। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे? रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स जो होता है, ध्यान दीजिएगा, रिसोर्स कोई भी चीज़ जो आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो। एवरीथिंग अवेलेबल इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ को क्या होना चाहिए? इन्वायरमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। इन्वायरमेंट में अवेलेबल होनी चाहिए और ये हमें हमारी नीड्स को, इसको हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करना चाहिए, हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए। और इतना तो होना चाहिए, और बशर्ते कि प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, इकोनॉमिकली क्या हो? फिजिबल हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। कल्चरली क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। समझ लेते हैं सबका मीनिंग क्या है। तो सबका मीनिंग क्या है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने बात किया कि हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी वस्तु अवेलेबल है और हमारे नीड्स को पूर्ति करती है, कहलाती है क्या? रिसोर्स कहलाती है। और बशर्ते कि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। एसेसिबल मतलब हमें हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि हमारी पहुंच उस तक होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। और इकोनॉमिकली फिजिकल का कहने का मतलब है कि हमारे पास उतना पैसा लगाएं उसमें, ताकि उसको यूज करने से ज़्यादा उसका वैल्यू हो, यानी कि घाटा ना हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल कहने का मतलब है कि सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल हो। सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप मंदिर है, मान लीजिए क्या है? मंदिर है, एक टेम्पल है, और इस टेम्पल के अंदर बात की जा रही है कि इसके नीचे ग्राउंड पे गोल्ड का खदान है, गोल्ड का माइन है, गोल्ड गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड मेटल है। गोल्ड मेटल है बाबू, तो समझिएगा यहाँ पे क्या कोई भी कल्चर या कोई भी सोसाइटी इस मंदिर को डिमोलिश कर इजाज़त देगा कि आप इसके गोल्ड को निकाल लो? तो ऐसा इजाज़त नहीं देने वाला है। तो ऐसा इजाज़त देने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे गोल्ड जो पड़ा हुआ है वो रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं रिसोर्स में। तो ये जो रिसोर्स हैं उस रिसोर्स तो हैं, तो चीज़ें, जो भी कुछ चीज़ होती है, वस्तु जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा? रूपांतरण होना पड़ेगा, उसको चेंज होना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में तीन चीज़ एक दूसरे से संबंधित है, तीन चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है। और कौन कौन चीज़ है सो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा नेचर हो गया। क्या हो गया? नेचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया एंड इंस्टीट्यूशन हो गया। नेचर को हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, पिक्चर इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन हो गया। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में हम लोग तकनीकी कह सकते हैं या प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। तो
ये सब को एक जोड़ने का एक धागा में पिरोने का काम कौन करता है? ह्यूमन। ह्यूमन क्या करता है कि भाई नेचर को इंटरेक्ट करता है अपने टेक्नोलॉजी के जरिए और इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। यहाँ तक हम लोग ने तो गाइज हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ज़्यादातर लोगों के द्वारा समझा जाता है कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बट ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। प्रकृति की मुफ्त की उपहार नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये रिसोर्स डेवलप होते हैं, रिसोर्स जो डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी के फंक्शंस। जब ह्यूमन एक्टिविटी काम करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, तो उसी का परिणाम है क्या? रिसोर्स। यानी कि किसी चीज़ों को रिसोर्स में बदलने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी को करना पड़ेगा, ह्यूमन एक्टिविटी होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे और ह्यूमन जो खुद है, ह्यूमन जो आपका ह्यूमन जो खुद एक क्या है? इसेंशियल कंपोनेंट है, इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का। यानी कि हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है किस चीज़ों की? रिसोर्स का। तो रिसोर्स का महत्वपूर्ण हिस्सा खुद ह्यूमन भी है। और यहाँ तक हम लोग समझ जाएंगे रिसोर्स को क्यों बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर इन्वायरमेंट में पड़ी है तो उसको हम लोग जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तब तक, और ट्रांसफॉर्म करने की यूज नहीं करेंगे तब ट्रांसफॉर्म कौन करेगा? ह्यूमन ट्रांसफॉर्म करेगा। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो संसाधनों के वर्गीकरण देखेंगे, और ये जो संसाधन का वर्गीकरण है वो कितने टाइप से होगा तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमने लोग देखेंगे बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ऑरिजिन के आधार पे करेंगे। तो ऑरिजिन के आधार पे हम लोग दो देखेंगे। क्या देखेंगे? दो। एक को बोलेंगे बायोटिक और एक को बोलेंगे अबायोटिक। अब ऑरिजिन के आधार पे हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे। एग्जॉस्टिबिलिटी के बाद आधार पे याद रखिएगा दो टाइप का होता है। एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। याद रखिएगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और आगे हम लोग देखेंगे तीसरा जो देखेंगे ऑन द ओनरशिप, मालिकाना के आधार पे, ओनरशिप के आधार पे देखेंगे हम लोग। ओनरशिप के आधार पे जो होता है वो आपका कौन कौन टाइप का होता है? तो भाई आपका इंडिविजुअल हो गया, व्यक्तिगत हो गया, इंडिविजुअल हो गया। आगे इंडिविजुअल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स की बात होगी। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं और चौथा देखते हैं। चौथा हम लोग देखेंगे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे, कि विकास का कितना दर्जा, विकास कितना हुआ है, उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स कितने टाइप का है। तो रिसोर्स जो है आपका, रिसोर्स जो आपको मिलेंगे वो रिसोर्स जो हो गए हैं आपका पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल डेवलप्ड हो गया, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। ये सब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं किसके साथ? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटिक और अबायोटिक के साथ। तो हमारा जो चल रहा है टाइप्स ऑफ रिसोर्स के प्रकार। रिसोर्स के प्रकार में हम लोग पहला देखेंगे बायोटिक रिसोर्स में ध्यान दीजिएगा, ये जो रिसोर्स हैं वो प्राप्त होंगे किस चीज़ों से प्राप्त होंगे? तो बायोस्फीयर से प्राप्त होंगे। तो इस चीज़ों को हम लोग ऑब्टेन करेंगे, क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल बनता कैसे है? ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर,
एटमॉस्फेयर, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेयर को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है लिथोस्फेयर को, स्थल मंडल को, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज डेट आपका हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल को। तो आपका जो तीनों में जो कॉमन हो गया, ए वाला कहलाता है क्या, आपका बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर से जो ऑब्टेन होगा बायोटिक रिसोर्स कहलाएगा, और जिसमें इसमें बायोटिक रिसोर्स में क्या होती है, लाइफ होती है। बायोस में लाइफ में होती है, यानी जीवन होती है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, इसके क्या करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा, या ह्यूमन बींग्स तो खुद एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है, इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का, ह्यूमन बींग्स हो गया। और ह्यूमन बींग्स के अलावा हम लोग देखेंगे, ह्यूमन बींग्स हो गया, इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना हो गया, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा उसको बोलते हैं यानी कि प्लांट हो गया, फौना मतलब एनिमल हो गया, फ्लोरा एंड फौना। फिशरी मतलब मछली वगैरह पालन जो हो गया, लाइव स्टॉक मतलब याद रखिएगा पशुपालन। तो लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, पशुपालन। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया किस चीज़ों की, आपका बायोटिक रिसोर्सेज की, पहला टाइप में हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में, देखते हैं अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसी का ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के आधार पे ही ये जो है अबायोटिक देखने वाले हैं। अबायोटिक रिसोर्स क्या है, अबायोटिक रिसोर्स क्या है, नाम से ही लग रहे हैं। बायोटिक, ए मतलब निगेटिव होता है और बायो मतलब लाइफ होता है, मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, यानी कि ए नॉन लिविंग है। तो आप लोगों को पता है वो चीज़ें जो बनी हो, कंपोज हो किसकी, नॉन लिविंग थिंग्स की, बनी हो किसकी, नॉन लिविंग थिंग्स की, कहलाएगी क्या, अबायोटिक कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, रॉक एंड मिनरल, चट्टान तथा खनिज जो हैं, रॉक एंड मिनरल जो हैं, इसके अबायोटिक के एग्जाम्पल हो गए, रॉक एंड मिनरल्स और मेटल्स वगैरह ये सब हो गए। अब हम लोग देखेंगे अगले, ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे। एग्जॉस्ट मतलब होता है समाप्त होना, तो कितना देर दूर एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे हम लोग पहला देखेंगे रीन्यूएबल, क्या देखेंगे, रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स जिसको हिंदी में बोलेंगे नवीनकरणीय रिसोर्स, क्या बोलेंगे, नवीनकरणीय रिसोर्स बोलेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जिस रिसोर्स को क्या किया जाए, रिन्यू, फिर से नया किया जाए, रिन्यूड किया जाए या दोबारा प्रोड्यूस किया जाए, रिप्रोड्यूस किया जाएंगे। और बहुत सारे तरीका से प्रोड्यूस किया जा सकता है, फिजिकल प्रोसेस द्वारा, फिजिकल भौतिक या रासायनिक, केमिकल, और मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा, किसी भी प्रोसेस द्वारा उसे अगर रिन्यू कर दिया जाए, रिप्रोड्यूस कर दिया जाए, कहलाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और ऑल्सो नोन एज, ये जो नॉन एज एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है रिप्लेनिसेबल। रिप्लेनिसेबल मतलब फिर से पूर्ति किया जा सकता है। ये जो रिसोर्सेज हैं उनके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। उनका एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, इनके एग्जाम्पल में आपका अगर हम बात करें सोलर एंड विंड एनर्जी की, तो सोलर एंड विंड एनर्जी इसी का एग्जाम्पल हो गया, आपका सोलर एंड विंड एनर्जी हो गया। आगे अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और बहुत सारे हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स जो हैं उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस, और एक को बोलते हैं फ्लो।